सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। तो बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। उसके अंदर हमने कल जो हमारा जो लेक्चर था उसमें बात की थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के संबंध में कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसके अंदर कौन कौन सी मुख्य बातें जो हैं उसमें निहित हैं। तो हमने देखा कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके अनुसार मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको जो है वो 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बेसिस पे समझाया गया। वहाँ पर जो लिगेंड्स हैं उनको पॉइंट चार्जेस मानते हैं और वो लिगेंड्स जो पॉइंट चार्जेस या जिसको हम पॉइंट ग्रुप्स जो होते हैं वो जब मेटल एटम की तरफ आते हैं तो उनके मेटल एटम की तरफ जाने से जो मेटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें स्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ऊर्जा जो है उसमें वृद्धि होती है। उनके बीच में रिपल्शन होने से उनके ऊर्जा स्तरों में जो है वो एक प्रकार का विभाजन होता है। तो ये सब बातें जो हैं वो कल हम लोगों ने जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके संबंध में पढ़ी थी। आशा है आप सभी लोगों ने उसको पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। और आज हम उसके आगे हम बात कर रहे हैं, जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। यानी कि ऑक्टाहाइडल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें किस प्रकार से वो स्प्लिटिंग वो इसके अंदर होती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, एक आप कल्पना करें एक ऑक्टाहाइड्रन की, जैसे जिसको हम कहते हैं अष्टफलक उसकी एक कल्पना करें और उसके मूल में उसके जो सेंटर में वो एक मेटल एटम है या मेटल आयन है वो स्थित है और उसके जो 6 कॉर्नर्स हैं जो कि ऑक्टाहाइड्रन के अष्टफलक के, उन 6 कॉर्नर पर वो 6 लिगेंड्स वो स्थित हैं। तो इसकी जब हम कल्पना करते हैं तो उसकी कल्पना के साथ में हमारे लिए ये जो ऑक्टाहाइडल स्प्लिटिंग उसको समझना जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, आज हम इसको ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरह से जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम यहाँ आज पढ़ रहे हैं। देखिए, मूल बिंदु ओरिजिन पर एक धातु आयन की एवं अनंत दूरी पर 3 निर्देशांक जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y और z इस पर 6 लिगेंडों की कल्पना करने पर एक अष्टफलक का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऑक्टाहाइड्रन की हम कल्पना कर रहे हैं जिसके सेंटर में मेटल है और उसके जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स के जो दोनों साइड में दोनों तरफ वो लिगेंड्स स्थित हैं, जिसमें मूल बिंदु पर एक धातु आयन तथा तीनों अक्षों पर समान दूरी पर दोनों तरफ 6 बिंदु आवेश स्वरूप लिगेंड स्थित होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो लिगेंड्स हैं उनको हम पॉइंट चार्जेस मानते हैं। तो हम मानते हैं कि उसके जो 6 जो स्थान हैं जिसको हम दिखाएंगे x, y और z से, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में -x, -y और -z से। जैसे देखिए अब इसके अंदर इस चित्र में हम उसको नियमित अष्टफलक में देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी ये x, -x, y, -y, z और -z लिखा हुआ है, हम वहाँ कल्पना कर सकते हैं कि उस स्थान पर एक लिगेंड वो स्थित है, एक बिंदु आवेश के रूप में वहाँ पर लिगेंड स्थित है और बीच का जो केंद्र बिंदु है वहाँ पर वो एक मेटल आयन वो स्थित है। तो इस प्रकार का एक नियमित अष्टफलक की हम बात कर रहे हैं जिसको हम बात कर रहे हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्सेस। तो जब x, y तथा z कार्तीय निर्देशांक जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं पर समस्त 6 लिगेंड x, -x, y, -y, z एवं -z अक्षों की ओर अग्रसर होते हैं तो लिगेंडों के ऋण छोर द्वारा डी कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए इस चित्र के अंदर मान लीजिए ये जो 6 जगह हैं, यहाँ x, -x, y, -y, z, -z, इन पर यहाँ पर मान लें यहाँ से 6 लिगेंड्स वो मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो
यहाँ से जो माइनस चार्ज है वो मेटल की तरफ बढ़ रहा है, तो मेटल के अंदर जो ऑर्बिटलों में स्थित इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा जो है, उनकी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, यानी कि वो प्रतिकर्षण से वो ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। तो डी कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं। सर्वप्रथम इस प्रतिकर्षण से पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। चित्र से स्पष्ट है कि सभी डी कक्षक समान रूप से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे डी कक्षक जिनकी पालियां अक्षों की ओर अभिविन्यासित होती हैं, यानी कि वो कक्षक हम बात कर रहे हैं जो कि अलोंग द एक्सिस हैं, यानी कि जो एक्सिस की डायरेक्शन में, उसकी दिशा में है, जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं डी जेड स्क्वायर, वे ही अधिक प्रतिकर्षित होती हैं, क्योंकि इन कक्षकों की पालियां धातु आयन के समीप आने वाले लिगेंड के मार्ग में आती हैं। तो जब इन 6 कोऑर्डिनेट से 6 लिगेंड्स जो हैं वो मेटल की तरफ आएंगे, तो मेटल के वो कक्षक जो कि इन कोऑर्डिनेट्स के डायरेक्शन में हैं, उनकी ऊर्जा जो है वो अधिक उनमें वृद्धि होगी एज कंपेयर टू दूसरे उन ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में जो कि इनके मार्ग में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जबकि वह कक्षक जिनकी पालियां अक्षों के मध्य में होती हैं, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड कम प्रतिकर्षित होती हैं, क्योंकि ये कक्षक तीनों अक्षों के मध्य में स्थित हैं एवं इनकी पालियां, यानी कि इनके लोब्स जो हैं वो धातु आयन की तरफ बढ़ने वाले लिगेंडों के मार्ग में नहीं आती हैं। अतः डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है तथा कक्षक निम्न चित्र अनुसार 2 समूह में विभाजित हो जाते हैं। देखा आपने, जब हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े थे, उसमें हमने डी कक्षकों के संबंध में भी बात की थी कि डी कक्षक जो होते हैं वो 5 होते हैं और उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। उनको हमने बताया कि वो 2 प्रकार से ओरिएंटेड हैं। एक तो अलोंग द एक्सिस हैं जो कि डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हैं, और बाकी जो दूसरे सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं जो कि इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, यानी अक्ष के मध्य में स्थित होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो देखिए ये इस चित्र में हम देख सकते हैं कि डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है तथा कक्षक चित्र के अनुसार 2 समूह में विभक्त हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं 3 स्थितियां हैं, ए, बी एवं सी स्थिति। तो ए स्थिति में हम देख सकते हैं कि ए स्थिति में जो है पांचों जो डी कक्षक हैं वो समभ्रंश अवस्था में, जिसको हम कहते हैं डीजेनरेट स्टेट के अंदर। और बी स्थिति में जब इनके नज़दीक जब लिगेंड्स आएंगे तो जिसको हम कह सकते हैं कि एक काल्पनिक जो है एक गोलाकार क्रिस्टल क्षेत्र बनेगा, और उस स्थिति के अंदर जो है ये पांचों डी कक्षक जो है इनकी ऊर्जा में कुछ वृद्धि हो जाएगी। अर्थात जब इन कक्षकों की तरफ जब लिगेंड आगे बढ़ेंगे तो लिगेंड के आने से इन कक्षकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षित होंगे और उनकी ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। तो ये दूसरी अवस्था है। और तीसरी अवस्था जो सी अवस्था है उसमें क्या होगा, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में बढ़ते हुए लिगेंडों द्वारा डी कक्षक का 2 समूह यानी T2G और EG में विभाजन होना। अब हमें मालूम है कि EG कक्षक वो हैं जो कि अलोंग द एक्सिस ओरिएंटेड हैं और T2G कक्षक वो हैं जो कि इन बिटवीन द एक्सिस ओरिएंटेड है, जिनकी हमने अभी बात की और हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। तो चित्र से स्पष्ट है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं डी जेड स्क्वायर जो है वो उच्च ऊर्जा के द्विसमभ्रंश यानी डब्ल्यू डी जनरेट तथा डी एक्स वाई, डी वाई जेड तथा डी एक्स जेड जो है निम्न ऊर्जा के ट्रिपली डी जनरेट कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे EG जो है वो तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हैं, और T2G जो है वो ट्रिपली डी जनरेट हैं जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं जिसके बारे में अपन ने बात की। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर कक्षकों को अष्टफलकीय संकुलों में सामूहिक रूप से EG तथा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड जो कि 3 कक्षक जो कि इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनको T2G द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
तो यहाँ पर जो टर्म हम काम में ले रहे हैं Eg और T2G, उसमें जो डिफरेंट शब्द हैं उनके वर्ड्स का मीनिंग क्या है। जैसे E का मतलब है डबली डीजनरेट यानी द्विसमभ्रंश अर्थात समान ऊर्जा के दो कक्षक, और T जो टर्म है उसका मतलब है ट्रिपली डीजनरेट यानी त्रिसमभ्रंश अर्थात समान ऊर्जा के तीन कक्षक, और जो G जो है जो हम सबस्क्रिप्ट के रूप में काम में ले रहे हैं उसका मतलब है, उसको हिंदी में कहते हैं जीराड या जीरेट, इंग्लिश में हम कहते हैं जीरेट यानी सममित यानी के सिमेट्रिकल। अष्टफलकीय संरचना में E तथा T के साथ G पदांक यानी सबस्क्रिप्ट जो है इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अष्टफलकीय संरचना में सममित केंद्र यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो पाया जाता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये पाया जाता है, इसलिए हम जो है ये G जो है सबस्क्रिप्ट जो है उसको यहाँ पर काम में लेते हैं। अतः अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में D कक्षक दो समूह T2G एवं Eg में विभाजित हो जाता है। Eg कक्षक वो हैं जो कि अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, वे अधिक प्रतिकर्षित होने के कारण उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे, जबकि T2G कक्षक वो हैं जो कि अक्षों के मध्य अभिविन्यासित होते हैं, वे निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें समझने की बात है, जैसा कि इस चित्र में देखेंगे कि यहाँ T2G और Eg में जो स्प्लिटिंग हुई है, ये Eg ऑर्बिटल्स वो हैं जो कि अक्षों के दिशा में विन्यासित हैं, और T2G वे कक्षक हैं जो कि अक्षों के बीच में अभिविन्यासित हैं, यानी अलोंग द एक्सिस और इन बिटवीन द एक्सिस जो है इनका ओरिएंटेशन होता है। तो Eg जो है उनकी एनर्जी इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो आने वाले जो लिगेंड्स हैं वो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो एक्सिस की डायरेक्शन में जो भी ऑर्बिटल्स आएंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू दोज ऑर्बिटल्स जो कि उस एक्सिस के डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं है। तो इसलिए T2G का ओरिएंटेशन जो है वो अलोंग द एक्सिस नहीं होता, इसलिए उनकी ऊर्जा में कमी आ जाती है और Eg की जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये डायग्राम से सब लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। T2G कक्षकों का कुल स्थायित्व जो है वो किसके बराबर होता है? Eg कक्षकों के कुल अस्थायित्व के। तो हमने देखा इस पे जो चित्र है उसमें T2G कक्षक नीचे की तरफ हैं जिनकी ऊर्जा जो है वो कम हो गई है, और Eg कक्षक ऊपर की तरफ हैं, यानी कि उनका ऊर्जा बढ़ने से उनके अंदर क्या होता है? अस्थायित्व बढ़ गया, तो जो अनस्टेबल है। तो ये दोनों का जो ऊर्जा का अंतर है, ऊर्जा का जो जितनी ऊर्जा में कमी आ रही है उतनी ही ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो है ऊर्जा जो है उसमें टोटल मिलाकर कोई परिवर्तन नहीं होता, कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आगे देखते हैं, क्योंकि गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नियम के अनुसार स्थिर वैद्युत बलों द्वारा किसी तंत्र के समभ्रंश कक्षकों के विभाजन से ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात कक्षकों का केंद्रक स्थिर रहता है। डी कक्षकों के लिए स्थिर केंद्रक नियम सभी संकुलों पर समान रूप से लागू होता है तथा यह संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो लॉ है उसके हिसाब से क्या होता है कि हम देखते हैं कि जितनी जो डीजेनरेट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैं, वो डीजेनरेट सेल्स ऑफ डी ऑर्बिटल जब उनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस आता है तो जितनी एनर्जी में जो है वृद्धि होती है उतनी ही कमी जो होती है वो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करती हैं, इसलिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता है और वो उसकी ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता। Eg कक्षक औसत ऊर्जा स्तर से 0.6 डेल्टा जीरो या 3/5 डेल्टा जीरो या 6 dQ ऊपर होते हैं, जबकि T2G कक्षक जो है वो औसत ऊर्जा से -4 डेल्टा जीरो या -2/5 डेल्टा जीरो या 4 dQ नीचे होते हैं। देखिए, जब हम देखते हैं कि T2G जो है वो जो उनकी जो ऊर्जा है वो सामान्य ऊर्जा स्तर से ऊंची हो जाती है, तो वो ऊर्जा कितनी बढ़ती है? 0.6 डेल्टा जीरो या 6 dQ। और T2G की ऊर्जा जो है उसमें जो कमी होती है
वो कितनी होती है 0.4 डेल्टा जीरो या 2.5 डेल्टा जीरो, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं -4 डेल क्यू। तो ये दोनों ऊर्जा का जो डिफरेंस है अगर अपन देखेंगे तो वो स्प्लिटिंग के बाद में बराबर ही रहता है। तो विपाटन के पश्चात के बाद इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा तल को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। विपाटन के पश्चात सभी T2G व EG कक्षक इलेक्ट्रॉनों द्वारा समान रूप से अधिष्ठित यानी ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं। T2G कक्षकों में धातु इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से ऊर्जा का उत्सर्जन व EG कक्षकों में धातु इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से ऊर्जा का अवशोषण होता है। देखिए, जब हम देख सकते हैं कि लिगेंड्स जब मेटल के नज़दीक आते हैं तो जो मेटल के जो d ऑर्बिटल्स हैं उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। ऊपर की तरफ EG ऑर्बिटल्स रहते हैं, नीचे की तरफ T2G ऑर्बिटल्स रहते हैं। EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो सामान्य स्तर से +3/5 डेल जीरो बढ़ती है या 0.6 डेल जीरो बढ़ जाती है, और T2G की जो ऊर्जा है वो सामान्य स्तर से जो है वो 0.4 डेल्टा जीरो या 2/5 डेल्टा जीरो या जिसको हम कहें 4 DQ जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से ऊर्जा में ये परिवर्तन आता है। तो क्योंकि जो T2G ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऊर्जा कम हो गई, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो इस प्रकार से होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले जो है T2G कक्षक में भरे जाएंगे, और उसके पश्चात जब वो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे तो फिर बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो EG कक्षकों में भरे जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं, वो ऊर्जा के हिसाब से उसमें ऑक्यूपाई किए जाते हैं, यानी कि सब में बराबर रूप से ऑक्यूपाई नहीं होंगे। जिन ऑर्बिटल्स की ऊर्जा स्प्लिटिंग के बाद में कम होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएंगे, और वो जब भर लिए जाएंगे तो फिर उनके बाद में उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिनकी ऊर्जा सामान्य से अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे T2G कक्षकों में धातु इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से ऊर्जा का उत्सर्जन तथा EG कक्षकों में धातु इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो यानी कि T2G के अंदर जब जाएंगे तो एनर्जी जो है वो बाहर निकालेंगे, और EG में जाएंगे तो उसका अवशोषण जो है होगा। तो फलस्वरूप क्या होगा, इसका परिणाम क्या है कि इसके परिणाम से इन दोनों को मिलाने से जो वास्तव में जो नेट एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी जो होगी वो कहलाएगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या जिसको हम कहेंगे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। तो ये क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा जो है वो क्रिस्टल के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या उसके आधार पर हम किसी भी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। तो इसके फलस्वरूप जो भी ऊर्जा निकलेगी वो तंत्र को स्थायित्व प्रदान करेगी। इस ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र स्थानीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के परिणाम स्वरूप निकलती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड के कारण से ही ये एनर्जी जो है वो निकलती है। तो आज हमने यहाँ तक बात की कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसका एप्लीकेशन जो है वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से होता है। तो अब नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे ऑक्टाहाइड्रल के अंदर हम केसेस में, ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल्स में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थानीकरण ऊर्जा के मान को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।